यदि हम सफल नहीं हुए तो सामूहिक रूप में बिहार सफल हो सकता है क्या? नहीं सर। सफल तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन क्या सभी लोग सफल हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप होना चाहते हैं तो कुछ बातें आपके साथ, कैसे हम सफल हो सकते हैं और कैसे बिहार सफल हो सकता है, इसके बारे में मैं करूँगा। मेरा निवेदन यही होगा, ध्यान से सुनेंगे और चिंतन भी करेंगे कि जो बातें मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि किसी की क्षमता कम है? नहीं। जो सफल नहीं होते उसका क्षमता कम होता है क्या? तो क्षमता अगर बराबर है तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते? क्षमता का उपयोग। क्यों ऐसा होता है? बिहार को यदि हम लोग चाहते हैं कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो, तो हमें समझना होगा कि पहले हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। आज बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। सबसे पिछड़ा राज्य इसलिए क्योंकि बिहार में रहने वाला एक एक व्यक्ति जितना कमाता है उसका औसत एवरेज यदि देखा जाए तो केवल 5,028 रुपये एक महीने का आता है, जबकि सिक्किम में रहने वाला व्यक्ति 48,000 कमाता है। दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति महीने का औसत 38,000 रुपये कमाता है। तेलंगाना में रहने वाला व्यक्ति महीने का औसत 29,000 रुपये कमाता है। गुजरात में रहने वाला व्यक्ति, महाराष्ट्र, केरल में रहने वाला व्यक्ति औसत महीने में 23,000 रुपये कमाता है। आंध्र प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति महीने में औसत 20,000 रुपये कमाता है, लेकिन बिहार में रहने वाला व्यक्ति केवल 5,028 रुपये कमाता है। अब ये सोचिए कि अगर बिहार में रहने पर केवल 5,000 महीने में कमाने का अवसर हो और दिल्ली जाने पर 38,000 रुपये कमाने का अवसर हो, तो पलायन किस ओर होगा? दिल्ली। दिल्ली की ओर होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन यदि दिल्ली की ओर या बाहर की ओर पलायन ऐसे ही चलता रहा तो जानते हैं बाहर क्या होता है? हम 9th में थे, 1993 की बात कर रहे हैं। आप में से लोग समझिए, जब 9th में थे 1993 में, तो मेरे पिताजी की पोस्टिंग हो गई भोपाल। और जब भोपाल पहुंचे, इससे पहले बेगूसराय में थे स्कूल में, भोपाल पोस्टिंग में भोपाल पहुंचे तो बच्चों ने बिहारी बोलना शुरू किया। तो शुरू में तो बड़ा अजीब नहीं लगा, बिहार के हैं तो बिहारी ही बोलेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब पता चला कि बिहारी शब्द इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिहारी शब्द अपमान करने के लिए बोलते हैं, तो बड़ी पीड़ा हुई। मन बड़ा दुखी हुआ कि जिस बिहार से मैं आता हूँ वो बिहारी शब्द तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। जिस प्राचीन काल में ऐसे रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, इसी बिहार से उस अखंड भारत का साम्राज्य बना जो अफगानिस्तान के पार तक स्थापित था। इसी बिहार से जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए। बिहार ने विश्व को शून्य दिया। अनेक कीर्तिमान है जो बिहार ने स्थापित किए। तो बिहार तो गर्व होना चाहिए, लेकिन एक छोटे से रोजगार के लिए जब बड़ी संख्या में लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो बाकी राज्य के लोग उनको बड़े निकृष्ट भाव से देखते हैं। इसकी अनुभूति मुझे तब हुई जब 9th में थे, और जब बच्चे बिहारी बोल के चिढ़ाते थे तो मन में एक संकल्प ने जन्म लिया। और संकल्प ये था कि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में यदि मेरी कोई भूमिका होगी
तभी अपने जीवन को सार्थक मानेंगे। और इसीलिए आज आपके बीच है, क्योंकि बिहार एक व्यक्ति से नहीं बदलेगा। बिहार को बदलने के लिए हर व्यक्ति का प्रयास चाहिए। आज पर कैपिटा इनकम केवल 5,000 है। अच्छी बात यह है कि बिहार विकसित हो रहा है। देश में नंबर 2 हमारा ग्रोथ रेट है 9.2%, 9.2% स्थायी मूल्य पर, यानी अगर मूल्य बदले नहीं तो उस दर पर हम आज बढ़ रहे हैं। और यदि वर्तमान मूल्य को देखते हैं तो 14.5% से पिछले साल बिहार बढ़ा था। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य, बिहार की दुर्दशा ऐसी इन बीते वर्षों में बनी है कि बिहार इतना पीछे हो चुका है कि यदि हम 15% के दर से भी बढ़ते हैं, अभी तो केवल 9% से बढ़ रहे हैं, लेकिन 15% जो अपने आप में बड़ा असंभव सा है, लेकिन 15% के दर से भी बढ़े तो 5 साल बाद 2030 में हमारा पर कैपिटा इनकम होगा केवल 10,000 रुपए। गणित मैथमेटिक्स लगा के देख लीजिए। 15% से भी बड़े स्थायी मूल्य पर, जो आज मूल्य इसी मूल्य पर बढ़ते रहे 15% से, तो भी 10 साल बाद 2035 में हमारा पर कैपिटा इनकम पहुंचेगा केवल 20,000 रुपए, जिसके आगे आज ही भारत के अनेक राज्य हैं। केरल है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, दिल्ली है, सिक्किम है। अन्य राज्यों की अगर बात करें तो बंगाल 12,000 रुपये है, झारखंड 8,000 रुपये, बिहार मात्र 5,000 रुपये। लेकिन संकल्प क्या है? 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार बनाना। और कैसे बनेगा विकसित बिहार? यदि जैसा चलता रहा चल रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या बिहार विकसित होगा? एक बड़े परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसी परिवर्तन के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। परिवर्तन शिक्षा की, परिवर्तन उद्यमिता की। लेकिन उससे पहले बिहार की प्राचीन दृष्टि क्या थी? क्यों बिहार से ही अखंड भारत का साम्राज्य बना? क्यों बिहार से ही विश्वविद्यालय स्थापित हुए? इसको मैं बताना चाहता हूँ। और उसके लिए हमारे पूर्वज कैसा सोचते थे, कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। कितने लोग श्वेत केतु का नाम सुने? एक सुने उधर। और कोई श्वेत केतु का नाम? कौन थे श्वेत केतु? उद्दालक का नाम कितने लोग सुने? आप सुने? 1 2 3। उद्दालक का नाम? चलिए, बहुत कम लोग सुने हैं। तो प्राचीन बिहार की कहानी, अपने ही क्षेत्र के पूर्वजों की कहानी आपके साथ साझा करता हूं, क्योंकि उसको समझने से हमारे पूर्वज कैसा सोचते थे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो महर्षि उद्दालक एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। उनका पुत्र था श्वेत केतु। और जैसे आज अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, वैसे प्राचीन भारत में और अपने प्राचीन बिहार में गुरुकुल की ओर लोग भेजते थे। तो उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को सबसे अच्छे उस समय के गुरुकुल में भेजा। और वर्षों के बाद जैसे आज लोग पढ़ के लौटते हैं, वैसे ही श्वेत केतु जब घर आए तो पिता बड़े प्रसन्न हुए। स्वयं बड़े विद्वान थे और अब विद्वान पुत्र भी पढ़ के आ रहा था। तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि क्या तुमने अपना अध्ययन पूरा कर लिया? तो पुत्र ने बड़े गर्व से कहा, हाँ पिताजी, मैंने न केवल अध्ययन पूरा कर लिया, अपने गुरुकुल में मैं श्रेष्ठ हूं। मैंने सभी से अपने श्रेष्ठता सिद्ध की। तब पिताजी ने जब सुना तो उन्हें लगता है मेरा पुत्र विद्वान तो हो गया है, लेकिन इसके मन में अहंकार आ गया है। उन्होंने पुत्र से पूछा कि तुम्हारा अध्ययन पूरा हुआ तो तुम्हारी शादी करा दें या और पढ़ना चाहते हो? तो पुत्र ने कहा, पिताजी, अपने गुरुकुल में मैं श्रेष्ठ रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मिथिला की राजसभा में जाकर सभी विद्वानों को पराजित करूं अपने ज्ञान से।
और जब मैं सिद्ध कर दूं कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, तब आपकी जो आज्ञा होगी उसको मैं मान लूंगा। और दालक को और पीड़ा हुआ, उनको लगा कि पुत्र ने वेदों को तो पढ़ा है, लेकिन वेदों के मर्म को नहीं समझा, एसेंस ऑफ नॉलेज उसको नहीं समझा। दुखी होकर एक जगह बैठ गए। उनकी पत्नी ने पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने पत्नी को सबकी चीजें बताई। कुछ समय के बाद श्वेत केतु अपनी माँ के पास जब आए, तो माँ ने कहा तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। तो श्वेत केतु अपने पिता के पास चले गए और उन्होंने पूछा क्या पिताजी आपने मुझे बुलाया है? पिता ने बैठने को कहा। बहुत देर तक श्वेत केतु बैठे रहे, लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। तो श्वेत केतु के मन में चिंता हुई, कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी भूल गए। तो विचलित होकर उन्होंने बहुत देर के बाद पिताजी से पूछा कि पिताजी आपने मुझे क्यों बुलाया? तो पिताजी ने कहा तुमने कहा तुम श्रेष्ठ अध्ययन कर चुके हो, तो मुझे बताओ कि तुम क्या क्या जानते हो। तो श्वेत केतु ने कहा मैं चारों वेद पढ़ा हूं, सभी वेदांतों का अध्ययन मैंने किया है, अनेक सिद्धांत मैंने पढ़े हैं। क्षेत्र के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक स्थापित थे। 7,707 गणराजा चुन के जाते थे और जाति के आधार पर नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनते थे और मिलकर प्रतिवर्ष बिना माइक के संबोधित होते थे उस वैशाली के सभागार में। तो कैसी भावना रही होगी जो जोड़ती होगी और मिलकर प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति को चुनते होंगे। उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं जिनकी बात मैं कर रहा था और उद्दालक और श्वेत केतु की कहानी बता रहा था। तो जब श्वेत केतु ने बताया कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने सारे सिद्धांत पढ़े हैं, गणित पढ़ा है, विज्ञान पढ़ा है, तो पिता ने कहा चलो मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, यदि तुम वास्तव में इतने बड़े ज्ञानी हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो पहला प्रश्न था क्या तुम उसको जानते हो जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको हम देख सकते हैं? आप में से कोई जानता है क्या? पिता ने पूछा क्या तुम उसको जानते हो जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं? तो पुत्र ने बहुत सोचा और सोचकर कहा पिताजी मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन मैं उसे नहीं जानता जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको हम देख सकते हैं। तब पिता ने दूसरा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा क्या तुम उसको जानते हो जिसको जानने से जिसको नहीं सुना जा सकता उसको हम सुन सकते हैं? तो श्वेत केतु और विचलित हुआ, बोला ऐसी कौन सी चीज है जिसको जानने से जिसको नहीं देख सकते उसको देख सकते हैं, जिसको नहीं सुन सकते उसको सुन सकते हैं? उसने कहा कि नहीं मैं ऐसी चीज तो नहीं जानता। तो पिता ने तीसरा प्रश्न किया। उन्होंने कहा क्या तुम उसको जानते हो जिसको जानने से जिसका चिंतन संभव नहीं, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, उसका चिंतन संभव हो जाता है? तो श्वेत केतु का उत्तर वही था कि नहीं पिताजी मैं तो नहीं जानता। जिसको जानने से जिसको नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं, जिसको जानने से जिसको नहीं सुना जा सकता उसको सुन सकते हैं, और जिसको जानने से जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन कर सकते हैं, मैं उसको नहीं जानता। तब पिता ने बड़े प्यार से श्वेत केतु की ओर देखा, उन्हें लगा कि पुत्र अब उसका अहंकार मिट गया है और अब ग्रहण कर सकता है, उसको ज्ञान दिया जा सकता है। दोनों जहां बैठे थे बगल में कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे। तो पिता ने इशारा किया और पूछा बताओ क्या है? तो श्वेत केतु ने देखकर कहा ये तो मिट्टी के बर्तन है। मिट्टी के बर्तन देखे हो ना? तो पिता ने पूछा, श्वेत केतु ने कहा तो मिट्टी के बर्तन है। तो पिता ने कहा तुमने सही कहा, ये तो मिट्टी के ही बर्तन है। जो व्यक्ति मिट्टी को जानता है जब भी इन बर्तन को देखेगा यही कहेगा ये मिट्टी के बर्तन है।
बर्तन के आकार अलग हो सकते हैं, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई गोल हो सकता है, कोई चौकोर हो सकता है, लेकिन जो मिट्टी को जानता है जानता है कि बर्तन मिट्टी के हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जैसे यदि मैं आपसे पूछूं ये क्या है, क्या है? बोतल पानी का बोतल। बोतल किस चीज का बोतल है? पानी का प्लास्टिक। प्लास्टिक का बोतल है, उसमें जो भी व्यक्ति प्लास्टिक को जानता है जानता है ना कि बोतल प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का है। ऐसा तो नहीं कहेगा शीशे का बोतल है, नहीं, प्लास्टिक का ही बोतल कहेगा इसको। वैसे ही श्वेत केतु के पिता ने जब दूसरी ओर इशारा किया, आप कुछ आभूषण पड़े थे, आभूषण को देखकर बेटे ने कहा ये तो सोने के आभूषण है। तो पिता ने कहा तुमने सही कहा, ये तो सोने के आभूषण है। जो व्यक्ति सोने को जानता है वो सोने के हर आभूषण को जानता है। किसी भी आभूषण को देखेगा तो यही कहेंगे तो सोने के आभूषण है। तो जिस प्रकार जो व्यक्ति मिट्टी को जानता है वो जानता है कि बर्तन किसी भी आकार के हों, हैं तो मिट्टी के। जिस प्रकार जो व्यक्ति सोने को जानता है आभूषण को देखेगा तो कहेगा सोने के आभूषण है, उसी प्रकार वह तत्व जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं, जिसको नहीं सुना जा सकता उसको सुन सकते हैं, और जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन संभव हो जाता है। उसी से तो पूरी सृष्टि बनी, पूरा ब्रह्मांड बना है। वह तत्व सर्वत्र विद्यमान है और वह तत्व तुम हो। तत्त्वम असि, तुम वही हो। अब श्वेत केतु और विचलित हो गया कि जिस तत्व से मिट्टी की बात की तो मिट्टी तो दिखता है, मिट्टी के बर्तन बने उससे वो भी दिख जाता है। सोने के आभूषण की बात हुई, सोना तो दिखता है, सोने के आभूषण भी दिख जाते हैं, लेकिन वह कौन सा तत्व है जो दिखता नहीं और आप कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि उसी से बनी? ऐसा कैसे हो सकता है? तो पिता ने पुत्र से पूछा ऊपर देखो, बताओ क्या दिखता है? तो जैसे हम लोग अभी ऊपर देखेंगे तो ऊपर शेड दिखेगा, पंखा दिखेगा, मेरे ऊपर पंखा भी नहीं। तो पुत्र ने कहा ऊपर पेड़ दिखता है और हम लोग आसमान के नीचे हैं। तो पिता ने कहा इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। तो जब पुत्र पेड़ के ऊपर चढ़ा तब पिता ने पूछा बताओ अब क्या दिखता है? तब पिता ने जब पूछा तो पुत्र ने कहा अब कुछ टहनियां दिखती हैं, कुछ पत्ते दिखते हैं, कुछ पक्षियों के घोंसले दिखते हैं और कुछ फल दिखते हैं। तो पिता ने कहा फल को तोड़कर नीचे आ जाओ। जब पुत्र नीचे आया तो पिता ने कहा इस फल को खंडित कर दो और अब देख के बताओ अब क्या दिखता है। तो पुत्र ने वैसा ही किया और तब कहा अब फल के अंदर कुछ फल का गुदा दिखता है, कुछ बीज दिखते हैं, किसी भी फल को तोड़ेंगे तो यही दिखेगा। तो पिता ने कहा अब एक बीज को निकालो और इस बीज को तोड़ो और बीज के अंदर देख के बताओ अब तुम्हें क्या दिखता है। तो पुत्र ने जब बीज को तोड़ा और अंदर देखने का प्रयास किया, उसने बड़े ध्यान से देखा और बहुत देर देखने के बाद बोला पिताजी इसमें तो अब कुछ नहीं दिखता, इस बीज के अंदर तो कुछ है ही नहीं। अभी तक जो भी देखते थे उसमें कुछ ना कुछ अलग दिखता था, लेकिन इस बीज के अंदर तो कुछ है ही नहीं। तब पिता ने कहा जिस बीज के अंदर तुम्हें कुछ नहीं दिखता है उसी बीज को जब धरती में बोते हो तो ये पूरा वृक्ष अपने आप प्रकट हो जाता है। इसका मतलब जिस बीज में तुम्हें कुछ नहीं दिखता उसी बीज में इस पूरे वृक्ष का संदेश छुपा हुआ है। और जैसे बीज में वृक्ष नहीं दिखता उसी प्रकार वो परम तत्व जिससे पूरी सृष्टि बनी है वो तुम्हारे अंदर स्थापित है, लेकिन तुम उसे अनुभव नहीं करते। जब तुम अपने अंदर स्थापित परम तत्व को अनुभव करने लगोगे तो जो नहीं दिखता उसको देख सकोगे, जो नहीं सुनाई देता उसको सुन सकोगे और जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन कर सकोगे। अब इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो परम तत्व है उसी से हम सभी बने हैं। वो परम तत्व मुझमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है। और जैसे मिट्टी के बर्तन अलग अलग प्रकार के होते हैं वैसे ही एक ही परम तत्व से सभी लोग बने हुए हैं।
और बिहार के ऋषि की दृष्टि क्या थी? वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। पूर्ण मतलब क्या होता है? क्या किसी व्यक्ति को जानते हैं जो पूर्ण हो, जिसमें कोई कमी नहीं है? कोई नहीं है? नहीं है ना? नहीं सर। तो यदि पूर्ण कोई होगा तो किसको कह सकते हैं? ईश्वर को, परमात्मा को। तो ये बताइए, सोने को यदि छोटे छोटे टुकड़े में हम काटेंगे तो जो छोटा कण होगा उसमें गुण क्या होगा? सोना का। सोना का सोना का ही होगा। कॉमन सेंस है कि नहीं? तो परमात्मा पूर्ण है, ठीक। बचपन से हम लोग सुने हैं कि नहीं कि सब में परमात्मा का अंश है? सुने हैं ना? और यदि सुने हैं, चाहे किसी धर्म को मानते हो, ये भी सुने हैं कि सबकी रचना परमात्मा ने की है, ईश्वर ने की है, अल्लाह ने की। सुने हैं? तो ऋषि ने सोचा, ऋषि की दृष्टि देखे। ऋषि कहते हैं कि जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। मतलब ईश्वर का अंश, उसमें जो क्षमता थी आज भी वही है और वही क्षमता रहेगी। अब ईश्वर के अंश की क्षमता क्या है? हर विद्यार्थी को जानना चाहिए। यदि जान गए स्वयं क्या है तो जीवन बदल जाएगा। मेरा तो बदल गया। जिस प्रकार सोने को छोटे छोटे कण में हमने तोड़ा और छोटे कण में वही गुण मिले, यदि परमात्मा का अंश आप में विद्यमान है तो ये बताइए कि ईश्वर की क्षमता कितनी है? असीम। ईश्वर की क्षमता कितनी है? अनंत, असीम। ईश्वर की क्षमता को क्या हम बता सकते हैं किलोग्राम में, किलोमीटर में? और नहीं बता सकते तो मतलब असीम का एक अंश आप में आ गया। और असीम का यदि अंश भी आ गया तो असीम को कितना भी डिवाइड करेंगे क्या निकलेगा? इन्फिनिटी डिवाइड करेंगे क्या आएगा? असीम। क्या आएगा? इन्फिनिटी को कितना भी काटेंगे इन्फिनिटी ही निकलेगा। तो ईश्वर का एक अंश यदि हमें विद्यमान है और ईश्वर की क्षमता असीम है तो उस अंश की क्षमता कितनी होगी? कितनी होगी? इधर बहुत अच्छे जोश में लोग बोल रहे हैं। यदि ईश्वर की क्षमता असीम है मतलब आपकी क्षमता भी असीम है। और असीम व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिस व्यक्ति की क्षमता असीम हो, जिसमें पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता हो, यदि ऐसा व्यक्ति कहता है कोई लक्ष्य कठिन है तो निश्चित उसने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी। आपको कोई लक्ष्य कठिन लगा है क्या आज तक? इधर सब शांत है, बताइए। लक्ष्य तो कठिन होता है। अभी कह दिया जाए किसी दीवार को फांदना है, कितने लोग फांद पाएंगे? फांद लोगे एक बार में? देखिए, लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता, लेकिन असंभव नहीं होता यदि हम सोचें कि हमारी क्षमता असीम है। और जिस दिन हमने ये सोचना शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया, एक तो उदाहरण से बताता हूँ। हम जब 11th में थे तो बड़े देर रात तक पढ़ते थे, और पढ़ते थे तो मेरी तबीयत खराब होने लगी। और एकाएक एक दिन लगा कि इस तरह से अगर पढ़ेंगे, देर रात तक पढ़ते रहे, तबीयत खराब होती रही, तो जितना समय पढ़ना चाहिए तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो रिजल्ट आना चाहिए आएगा ही नहीं। तो मैंने एक संकल्प किया कि कल से 12 बजे रात में सो जाएंगे और 5 बजे उठ जाएंगे। इतना तो कम से कम सोएंगे। उससे पहले तक 3 बजे रात तक पढ़ते थे, 4 बजे रात तक पढ़ते थे, उसी हिसाब से उठते थे। और सुबह अगर कोई 5 बजे उठाने आ जाता, कितना भी उठा देता, तो सवाल है कि उठ जाए। लेकिन जिस दिन संकल्प लेके सोए, पहले तो अलार्म बजता था, माँ आती थी उठाने, तब भी नहीं उठते थे। लेकिन जब मन में ठान के सोए कि सुबह 5 बजे उठेंगे, तो पता नहीं क्या हुआ, आँख खुली, घड़ी की ओर देखे, एग्जैक्टली 5 बज गए। ऐसा आपके जीवन में हुआ है क्या? क्षमता असीम है कि नहीं? ठान लिया तो होता है।
अनुभव करना, प्रयास करना। अगर प्रयास करके सोओगे, इतने बजे उठना है, अलार्म घड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अपने अंदर की क्षमता है। उसी प्रकार से जब 11वीं में थे, आईआईटी की परीक्षा 1997 में देनी थी। पहली बार जब 10वीं के बाद अच्छे नंबर लेके पास आए, 11th में आए, तो 11वीं में शुरू में पढ़ाई में असंतुलन हो गया। स्कूल में कुछ और चल रहा था, कुछ और पढ़ रहे थे, और जब पहला एग्जाम हुआ फेल करके फिजिक्स में। अब सोचिए 95 में हम फिजिक्स में फेल हुए और 2 साल बाद आईआईटी जाना था। कोई दूसरा आदमी मतलब विचलित हो जाता, सोचता कि हम तो फेल हो गए, अब कहाँ आईआईटी देंगे, सपना चकनाचूर। लेकिन जानते हुए कि मेरी क्षमता असीम है, यदि हम ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं, फिजिक्स की किताब को लेकर बैठ गए। और बैठ गए, चैप्टर का नाम था रोटेशनल डायनामिक्स। बैठ के इस जिद के साथ पढ़ने बैठे, यदि कोई आदमी किताब लिख सकता है तो मुझमें क्या कमी है कि हम उस किताब को समझ नहीं सकते। तो जानते हैं 3 दिन लगे थे। 3 दिन के बाद रोटेशनल डायनामिक्स समझ में आने लगी। मेहनत किए 3 दिन, लेकिन 3 दिन के बाद फिजिक्स कभी टफ नहीं लगा। और फिजिक्स हो, गणित हो, केमिस्ट्री हो, इतने आसानी से पढ़ने मजा आने लगा कि पहले प्रयास में 1997 में 574 रैंक आया, आईआईटी कानपुर पहुंचे। लेकिन पहुंचने से पहले एक झटका भी लगा। 1997 वो साल था जब पहली बार आईआईटी के पेपर लीक हुए थे, और लीक का केंद्र बिहार था। पटना से पेपर लीक हुए थे, नालंदा के व्यक्ति ने कराया था। बड़ी पीड़ा हुई थी। 9th में बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया। एक आईआईटी की परीक्षा दी, पेपर लीक हो गए बिहार से। खैर आईआईटी तो पहुंच गए। पहुंचे तो सब लोग विदेश जाने की बात करते थे, कोई बड़े प्रोफेसर बनने का बात करता था। मेरे मन में कुछ ऐसी इच्छा थी कि बचपन से जो संकल्प था कि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाना। फर्स्ट ईयर के बाद पिताजी की पोस्टिंग हो गई, फिर से बरौनी रिफाइनरी में। और जब पोस्टिंग हुई तो सभी बच्चे घर जा रहे थे, मेरी भी इच्छा थी घर जाने की। लेकिन एकाएक उस समय फोन आया। उस समय मोबाइल नहीं था। हॉस्टल में फोन आया, कहा गया विकास को बोल दो कि वहीं रुके, अभी यहाँ नहीं आना है। मेरे मन में भी बड़ा प्रश्न हुआ, छुट्टी हो गई, घर जाना है, तो क्यों मना किया जा रहा है। तो थोड़ी देर में पिताजी ने फोन पर कहा, बेटा अभी लगन का समय चल रहा है और बेगूसराय में मोकामा में पकड़ के शादी होती, इसीलिए अभी आना सुरक्षित नहीं है। और सोचिए क्या, जब घर जाने का मन हो, कहा जाए 17 साल उम्र हो, बताया जाए कि 17-18 साल की उम्र में तुम्हारी पकड़ के शादी हो सकती है, तो व्यक्ति क्या करेगा। और बिहार उस समय बड़े कठिन दौर से गुजर रहा था। जातीय नरसंहार चल रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी क्राइसिस थी, उसको दूर से देखते। और जब वो संकट मुझ पर आ गई कि मैं भी घर नहीं जा सकता, तो मन और विचलित हो गया। तो आईआईटी कानपुर की लाइब्रेरी में उस समय एसी चलता था। गर्मी के मौसम वहीं जाते, जाड़े में भी जाते। और बैठ कर जब घूमने लगे, पढ़ने को कुछ था नहीं, तो घूमते फिरते पहुंच गए बृहदारण्यक उपनिषद, जो कभी इसी क्षेत्र के पूर्वजों ने लिखा था। और जब पढ़ने लगे तो देखिए भूगोल वही, और विचार किसके हैं, उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को छांदोग्य उपनिषद में बता रहे हैं कि तुम वही हो। बिहार ने 4 महावाक्य दिए, जो आज हमारे भारतीय संस्कृति के महावाक्य हैं। तत्त्वमसि, तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। और चारों महावाक्य को जो जान जाएगा तो व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। यदि उसने उस मर्म को समझ लिया कि जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन हैं तो अलग अलग प्रकार के, लेकिन है तो मिट्टी ही। जिस प्रकार सोने के आभूषण है तो अलग अलग प्रकार के, और है तो सोना ही। जिस प्रकार प्लास्टिक के बोतल हैं तो अलग अलग आकार के, लेकिन है तो प्लास्टिक ही। उसी प्रकार भले हम अलग अलग प्रकार के दिखते हों, लेकिन है तो उस परम तत्व के अंश ही। और जब ऐसा सोच लेंगे तो पहली बार
क्षमताओं में कमी नहीं रहेगी। तो दृष्टि भूल जाएगी, कोई चीज असंभव है। बेगूसराय का हूँ, राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है। दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। प्रयास करने की आवश्यकता। क्यों ऐसा होता है कि कुछ ही लोग सफल होते हैं? याद रखिएगा, 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे बड़ी संख्या, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने कहा बड़ी कठिन परीक्षा है, हमसे संभव नहीं है। जब संभव ही नहीं है तो क्या होगा? सफलता मिलेगी क्या? जब पहले ही मान लिए कि नहीं हो सकता है, सफलता मिलेगी क्या? और सबसे बड़ी संख्या में लोग ऐसे ही होते हैं, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग। जैसे एक ट्रायंगल को 3 भाग में बांटेंगे, ऊपर से नीचे सीधा, तो सबसे ज्यादा एरिया कहाँ होगा? नीचे। उससे कम एरिया होगा बीच में, और सबसे कम एरिया होगा ऊपर। तो सबसे नीचे वाले भाग जो सबसे ज्यादा एरिया है, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग। मध्यम त्यजते बीच में, जो मिडिल कैटेगरी है, त्यजते बीच में देख विषम संयोग। मतलब शुरू तो किए, लेकिन कुछ समय के बाद लगा कि बड़ा कठिन है तो छोड़ दिए। और जब ऐसा लगेगा तो क्या सफलता मिलेगी? जब आईआईटी की तैयारी शुरू की है, शुरू में बहुत और लोगों ने भी किया। कुछ समय के बाद किसी को फिजिक्स टफ लगने लगी, टफ तो हमको भी लगी थी, लेकिन हम जिद के साथ बैठ गए कि यदि कोई व्यक्ति किताब लिख सकता है तो हम क्यों नहीं समझ सकते। उत्तम वे लोग जो, ऊपर वाला भाग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। यानी कोई बाधा आए, रुकना नहीं, हतोत्साहित नहीं होना, और बस चलते जाना है उसी संकल्प के साथ। तो 3 चीजें महत्वपूर्ण। पहली, इच्छा होनी चाहिए, डिजायर। दूसरा, निष्ठा होनी चाहिए। सोचेंगे और सोचेंगे हो जाएगा, तो अगर सोया हुआ सिंह सोचे कि शिकार अपने आप मेरे मुंह में आ जाएगा, तो शिकार आएगा क्या? शिकार तो करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, परिश्रम करना होगा। लेकिन यदि शेर ने पूरा परिश्रम किया, ऊर्जा लगाई और शिकार नहीं मिला, और शेर हतोत्साहित हो जाए कि भाई तो मेरे बस की है नहीं, तो क्या उसको शिकार मिलेगा? दोबारा उसी ऊर्जा के साथ प्रयास करना पड़ेगा। और इसीलिए काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, डिजायर, डेडिकेशन। और तीसरा है डिटर्मिनेशन, निश्चय, दृढ़ निश्चय, जिद। उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं चाहता हूं निर्मली के इस संवाद में जितने लोग आए हैं, सभी जीवन में सफल हो, जिद के साथ लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ते जाएं, रुके नहीं। परिस्थितियां आएंगी, और बिहार के लिए सबसे बड़ा योगदान यही होगा यदि आप सफल हो गए, सक्षम हो गए, स्थापित हो गए। बड़ी संख्या में लड़कियां बैठी हैं। मैं याद कराना चाहता हूं कि बिहार ही वह भूमि है जिसमें उस प्राचीन काल में गार्गी जैसी विदुषी को देखा था। लेट्स इंस्पायर बिहार में महिलाओं का अध्याय गार्गी अध्याय के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उस प्राचीन काल में जब पूरे भारत के विद्वान आए थे और मिथिला की सभा में चुना जाना था कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, और याज्ञवल्क्य को लगभग लोगों ने चुन लिया था, तब एक महिला में क्षमता थी विद्वता पूर्वक चुनौती देने की। और प्रश्न भी वही थे, प्रश्न भी बड़े साधारण थे। लेकिन जब गार्गी ने पूछा, सारे विद्वानों को याज्ञवल्क्य हरा चुके थे, गार्गी अंत में खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे देते तो मैं कैसे मान लूं कि आप सबसे बड़े विद्वान हैं। तो याज्ञवल्क्य ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप प्रश्न करें, मैं आपके प्रश्नों का समाधान करता हूं। तो पहला प्रश्न गार्गी ने पूछा, जो भी दिखता है सब जाकर जल में मिल जाता है और जल में ओतप्रोत हो जाता है, तो मुझे बताइए कि जल किसमें ओतप्रोत हो जाता है? तो प्रश्न बड़ा आसान सा था। याज्ञवल्क्य ने गार्गी की ओर देखा और कहा, ये तो बड़ा साधारण प्रश्न है, जल वायु में ओतप्रोत हो जाता है। लेकिन गार्गी रुकी नहीं, उन्होंने प्रश्न किया, वायु किसमें ओतप्रोत हो जाता है? तो याज्ञवल्क्य को लगा कि अब प्रश्नों की गंभीरता बढ़ रही है,
उन्होंने कहा कि वायु अंतरिक्ष में उत्प्रोत हो जाता है। गार्गी नहीं रुकी, उन्होंने कहा अंतरिक्ष कहाँ चला जाता है। तो याज्ञवल्क्य ने गार्गी को देखकर कहा कि गंधर्व लोक में चला जाता है। प्रश्न पे प्रश्न होते गए, गंधर्व लोक से चंद्रलोक, सूर्य लोक पहुंचते पहुंचते ब्रह्म लोक पर जाकर बात रुकी। और तब गार्गी ने पूछा कि ब्रह्म लोक किसमें उत्प्रोत हो जाता है। तो याज्ञवल्क्य को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, विदुषी गार्गी, इतने प्रश्न मत करो कि तुम्हारा मस्तक फट जाए। गार्गी ने सुना, लेकिन धैर्य के साथ खड़ी रही। विदुषी थी। उन्होंने कहा, मैं आपसे अब 2 प्रश्न पूछूंगी। जिस प्रकार अयोध्या में, जिस प्रकार काशी में एक धनुष पर 2 बाण लेकर एक क्षत्रिय छोड़ता है, उसी प्रकार 2 प्रश्न मैं आपसे करती हूँ। और प्रश्नों को आप देखेंगे तो आप सोचेंगे उस समय की महिला की विद्वता क्या थी। जिस काल में पूरे विश्व में आप देखिएगा, किसी महिला की सोच हम ग्रंथों में नहीं पाते। महिलाएं किस प्रकार सोचती थी, क्या उनका आधार समाज में था, इसको नहीं जान सकती। लेकिन अपने मिथिला क्षेत्र में विदुषी गार्गी वाचक नवी को हम स्मरण करते हैं, जिन्होंने पूछा कि मुझे बताइए कि धरती के नीचे और स्वर्ग से ऊपर और इसके मध्य जो भी स्थित है वो किसके अधीन है। धरती से नीचे, स्वर्ग से ऊपर और उसके बीच जो कुछ भी है किसके अधीन है। और मुझे बताइए दूसरा प्रश्न कि जो बीत चुका है और जो आने वाला है और जो सामने बीत रहा है, ये किसके अधीन है। अब इन दोनों प्रश्नों को यदि आप समझें तो दोनों प्रश्न क्या है, एक स्पेस की बात करता है, ऊपर नीचे बीच, एक टाइम की बात करता है, बीता हुआ, आने वाला और जो चल रहा है, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। और स्पेस और टाइम की जब बात हम कर लिए, उसी में तो पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। स्पेस और टाइम का अतिरिक्त और क्या है। और यदि स्पेस और टाइम किसके अधीन है पूछा जाए तो याज्ञवल्क्य ने कहा, विदुषी गार्गी, मैं तुम्हारे ज्ञान को नमन करता हूं और तुम्हें उत्तर देता हूं। जो ऊपर है, जो नीचे है, जो उसके बीच है, जो बीत गया, जो आने वाला, जो भी चल रहा है, ये सभी उसी अक्षर तत्व के अधीन है, जिस अक्षर तत्व से हम सभी बने हुए हैं। ये बताने की आवश्यकता इसलिए है कि सोचिए, बिहार के हमारे पूर्वज कैसा सोचते थे। यदि किसी व्यक्ति के मन में भाव आ गया कि मुझ में भी ईश्वर का अंश है, इनमें भी ईश्वर का अंश है, इनमें भी ईश्वर का अंश है, तो ऐसा व्यक्ति क्या किसी दूसरे व्यक्ति से जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, विचारधाराओं के मतभेद के आधार पर भेद करेगा क्या। जिसको सर्वत्र वही तत्व दिखेगा, भेद कहाँ करेगा, उसे तो हमेशा वही दिखेगा। और इसलिए बिहार को देखिए, जातियां बिहार में प्राचीन काल में भी थी, लेकिन जैसा जातिवाद आज बिहार में है, 10 लोग बैठ जाएं जो एक दूसरे को नहीं जानते, तो पहली बात यही सोचेंगे किस जाति का है, उसके हिसाब से सोचेंगे कि मेरी मित्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति का गुण कैसा है, इसकी व्याख्या उसकी जाति के हिसाब से करेंगे। लेकिन प्राचीन बिहार की सोच यदि ऐसी रही होती तो हम इतने आगे नहीं जाते। यदि ऐसी सोच जातिवाद वाली बिहार के प्राचीन काल में रही होती तो सबसे प्रसिद्ध तो आचार्य चाणक्य होते, और चाणक्य सोचते कि हमको तो राजा बनाना है, तो क्यों ना अपने ही जात के व्यक्ति को राजा बनाए। और यदि आचार्य चाणक्य की सोच इतनी छोटी होती तो क्या हम लोग चंद्रगुप्त महान को जान पाते। यदि ऐसा जातिवाद होता तो मगध में नंदवंश का उदय तो संभव ही नहीं था। सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक बन सकता है, बिहार की अवधारणा थी, बिहार के पूर्वजों की दृष्टि थी। और यदि ऐसा जातिवाद रहा होता तो इस पूरे क्षेत्र में कभी वैशाली स्थापित होती ही नहीं। अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर वैशाली के सभागार में भेजे जाते थे। आधार क्या था, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी देखने वाले लोग, सोने के आभूषण में सोना देखने वाले लोग, और हर व्यक्ति में उसी परम तत्व को देखने वाले लोग ही हमारे पूर्वज थे। और इसीलिए अफगानिस्तान के पार तक व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने में, जिनकी बोली अलग थी, लिपि अलग थी, हम सक्षम हुए। इसीलिए हमने विश्वविद्यालय स्थापित किए जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी। लेकिन आज यदि हम बिहार में पढ़ना चाहते हैं 15% से भी यदि बढ़े 10 सालों तक, तो भी पलायन नहीं रुकेगा जब तक एक बड़ी क्रांति नहीं आएगी। और क्रांति किस चीज की चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षित बनाने की, स्किल्ड बनाने की।
14 करोड़ जनसंख्या में 9 करोड़ की आयु 30 साल से कम है। और यदि इनको अगले 2 दशकों में बिहार में रोजगार देंगे तभी तो पलायन रुकेगा। और रोजगार देने के लिए जीडीपी जो 5,000 है, इसको 2047 तक वर्तमान मूल्य पर, स्थायी मूल्य पर 50,000 कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक विजन तैयार किया सभी के साथ मिलकर। जितने कार्यक्रम हुए उसमें 2 कार्यक्रम दिल्ली में हुए इसी विषय पर, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, विकसित बिहार का निर्माण कैसे हो। विजन आज लेट्स इंस्पायर बिहार की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। अभी स्टार्टअप समिट पटना में हुआ था जिसमें हर जिले से लोग आए थे, वहीं पर हम लोगों ने रिलीज किया और सबसे सुझाव मांगते हैं, आप भी पढ़िए उसको। और इस साल बेंगलुरु में 21 दिसंबर को बिहार एक 2047 समिट में उसको हम लोग अंतिम रूप देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार के हर विद्यालय, हर महाविद्यालय में उस विजन के अनुरूप कार्य हो। और कृषि में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अनेक क्षेत्रों में उसमें मूल विजन है उद्यमिता की क्रांति। केवल सरकारी नौकरी से 1 से 2% लोग ही लाभान्वित हो सकते हैं। यदि बड़ी संख्या में नौकरी चाहिए तो नए उद्योग लगाने होंगे। और हम सोचेंगे बाहर से अचानक कहीं से उद्योग आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अपनी क्षमता वर्धन करना होगा, स्वयं को सक्षम बनाना होगा और एक इकोसिस्टम बनाना होगा जिसमें स्टार्टअप्स लगाने के लिए जब युवा आगे बढ़े तो सफल रहें, असफल न हो। इसीलिए इस अभियान में हम लोग धीरे धीरे करके लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज 14 जिलों में 27 निःशुल्क शिक्षा केंद्र हैं, जिसमें से 22 महिलाएं चला रही हैं गांधी पाठशाला के नाम से। निर्मली में भी कुमार भागवत जी के द्वारा समय समय पर अनेक प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती रही हैं। मैं तो पहली बार निर्मली आया हूँ, लेकिन अभियान के प्रभाव को बहुत दूर से निर्मली में देखता था, किस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षाएं इनके द्वारा, इनकी टीम के द्वारा कराई जाती थी और बड़ी प्रसन्नता होती थी, मन करता था। मैं आभारी हूँ भागवत जी का कि आज मुझे आपके बीच लाए ताकि बातों को आपके साथ साझा कर सकूं। मैं आभारी हूँ सभी शिक्षकों का जो आज यहाँ उपस्थित हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बातें मैंने कही हैं अपनी नहीं है, अपने कुछ अनुभव मैंने अवश्य साझा किए, लेकिन बातें अपने ही प्राचीन भूमि की हैं, जिनको मैं केवल इसलिए साझा कर रहा हूँ यदि उसको ग्रहण किया, उस बड़ी दृष्टि के साथ हम पढ़ना शुरू किए तो निश्चित ही विकसित भारत का सपना अवश्य पूरा होगा। लेकिन यदि बिहार विकसित नहीं हुआ, बिहार के लिए हम लोगों ने बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स की क्रांति, उद्योग की क्रांति लाने के लिए प्रयास नहीं किया, व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसको शिक्षित और स्किल्ड बनाने के लिए प्रयास नहीं किया, तो हमारा बिहार आगे नहीं होगा। केवल राजनीतिक परिवर्तन से बिहार कैसे बदले, आज के परिवेश में इस प्रकार से बटे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति को 2 ऑप्शन दिए जाए, चुनाव आने वाले हैं, पहला ऑप्शन है कि व्यक्ति योग्य है, बिहार को आगे ले जाने का विजन रखता है, ईमानदार है, लेकिन मेरी जाति का नहीं है। दूसरा ऑप्शन एक ऐसा व्यक्ति है जो अयोग्य है, पढ़ा भी नहीं, भ्रष्टाचारी है सिद्ध रूप से, लेकिन मेरी जाति का है। एक आम मतदाता चाहे नगर का हो चाहे ग्राम का हो, किसको चुनेगा बताने की जरूरत नहीं। जो स्थिति समाज की बन गई है, व्यक्ति केवल जाति देखता, योग्यता नहीं देखता। लेकिन इसी बिहार में प्राचीन काल में जब जातियां थीं, यदि आचार्य चाणक्य की दृष्टि ऐसी होती तो कहाँ अखंड भारत का साम्राज्य बनता। और आज यदि हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, उसमें विकसित बिहार देखना चाहते हैं, तो निश्चित सी बात हर बंधन से ऊपर सोचना होगा। केवल राजनीतिक परिवर्तन से बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक व्यापक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बिहार में नहीं। और इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में हम लोग एक एक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। अच्छे लोग यदि जुड़े और प्रयास किए, निश्चित समाज बदलेगा। तो बिहार बदलना है कि नहीं बदलना है? सबसे पहले स्वयं को परिवर्तित करना होगा, जाति संप्रदाय से ऊपर सोचने के लिए तैयार होना होगा और पूरे परिश्रम के साथ सफल होना होगा। और एक बार सफल हो गए तो केवल स्वयं तक मत सोचना। मेरे मन में होता कि हम तो सफल हो गए तो आज आराम करके पटना में सो रहे होते, लेकिन पिछले 4.5 वर्षों से पूरे बिहार के चप्पे चप्पे में घूम के इसलिए घूम रहे हैं कि अपने पूर्वजों की दृष्टि बताएं और अपने जीवन काल में उस संकल्प को जागृत होता देखें जिससे बिहार विकसित हो। और इसीलिए आपसे आज आह्वान करना है, केवल स्वयं तक सीमित मत रहना,
जो भी समय मिले, जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हो, समाज को कुछ देने का प्रयास अवश्य करना। निश्चित हम मिलकर अपने बिहार को अपने जीवन काल में एक विकसित बिहार के रूप में स्थापित करेंगे। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। भागवत जी, नेक्स्ट इंस्पायर बिहार की निर्मली टीम, सभी जुड़े सदस्यों को अपनी ओर से इस कार्यक्रम की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को हृदयतल से भविष्य